Hi everyone, welcome to the channel. Today it is 7th of January and I am going to discuss with you an editorial analysis that was published in the Hindu newspaper और वो इंटरनेशनल लॉ की क्राइसिस के बारे में बात करता है। अगर आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स को आसान शब्दों में समझना है तो आप इस चैनल को तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 10 मिनट के अंदर अंदर जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर दिन GS2 GS3 हम उसको डिस्कस करते हैं। ये जो एडिटोरियल आया है इसमें आपको इंटरनेशनल लॉ के बारे में तो ऑथर बता ही रहा है, साथ में आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल सिचुएशंस जो हो रही हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसके बीच में? रशिया यूक्रेन की वजह से, रशिया अमेरिका के बीच में, अमेरिका चाइना के बीच में, उन सभी सिनारियोज में हमारे लिए कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ हमें सीखना है उस पूरे सिनारियो से। यहां पे कई सारे ऑथर्स को कोट किया ऑथर ने। प्रोफेसर हिलरी चार्ल्सवर्थ के बारे में बताते हैं। कहते हैं ये आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक जज हैं और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है क्या? तो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस है। क्या है? एक डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस है। डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस का मतलब डिसिप्लिन वाले डिसिप्लिन से नहीं है। इट मींस इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ क्राइसिस। इंटरनेशनल लॉ रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, बेसिकली क्राइसिस वाली सिचुएशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। करेक्ट है। कहते हैं कि ये पूरी दुनिया अभी कोविड-19 के पेन से निकल ही रही थी तो रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को और फिर से एक नया डायमेंशन क्राइसिस का इंटरनेशनल लॉ में ऐड हो गया। इसके पीछे क्या है बेस? देखिए, पोस्ट वर्ल्ड वॉर का इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर जो था वो पूरा का पूरा यूएन चार्टर से निकल के आता है। जब यूएन चार्टर बनाया गया तो उसका एक ही पर्पस था कि हमें दोबारा एक वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए, एक वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए। जहां पे यूएन चार्टर सक्सेसफुल हुआ क्या करने में कि पूरी दुनिया वापस से एक बार एक दूसरे के साथ वर्ल्ड वॉर में एंगेज ना हो, ये सही बात है। लेकिन इंटर स्टेट वॉर्स को वो किसी भी तरीके से रोक नहीं पाया है और जो अभी ऑनगोइंग डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में टेंशंस बढ़ेंगी। इस पूरे एडिटोरियल में ऑथर ने अपने चैलेंजेस को 3 हिस्सों में तोड़ा है। बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑथर कहता है जो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर है तो इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं और इकोनॉमिक कंसर्न्स को ऑथर प्राइमरीली हाईलाइट करता है, प्लस ये बताता है कुछ रीसेंट चेंजेस हुए हैं। सम रीसेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस, सम रीसेंट चेंजेस हैव अकर्ड इन सम ऑफ द कंट्रीज लाइक टर्की, इजराइल, ब्राजील। यहां पे जो नए चीफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं, they are going to play a very crucial role in redefining the global order. In this particular editorial, the author is not talking about the position of India. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें। But the story does not end there. The story is not just about the economic challenges and the conditions that are going to be there. What the author says कि ये देखिए ये पॉपुलिस्ट चैलेंजेस हैं। पॉपुलिस्ट चैलेंजेस मतलब पॉपुलिज्म एक विचारधारा है और यहां पे ऑथर जब कहता है ना आपसे कि ये जियो इकोनॉमिक चैलेंज क्या है जो हम फेस करने वाले हैं, तो ये आपको सिनारियो बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली क्या हुआ, दुनिया 2 हिस्सों में टूट चुकी थी, बायपोलर बन चुकी थी और एक तरह का पावर कंपटीशन चल रहा था कैपिटलिस्ट अमेरिका के बीच में और कम्युनिस्ट रशिया के बीच में। अब कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया। तो पूरी दुनिया अब यूनिपोलर मोमेंट में थी और इस यूनिपोलर मोमेंट ने जब यूएसए अपनी हेजेमोनी को, यूएसए अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा था, मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है यहां पे, तो उसके साथ उस दौरान क्या हुआ, 30 साल लगातार 30 साल एक तरह की हार्मनी बनी रही और उस हार्मनी को कहते हैं रिलेटिव हार्मनी बनी रही। कैसी हार्मनी? रिलेटिव हार्मनी। यानी कि सब कुछ शांत नहीं था, लेकिन अगर पुराने दौर से कंपेयर किया जाए तो चीजों में शांति थी। लेकिन यह कैसी शांति थी कि जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ने कोसोवो को बॉम्ब कर दिया, वेस्टर्न फोर्सेस ने इराक में इन्वेजन कर दिया और यह सब यूएन चार्टर के विरोध हो रहा था। ठीक, तो ये जो यूएस लेड मिलिट्री एक्शंस थे
पूरी दुनिया ने इसको उतना क्रिटिसाइज नहीं किया जितना कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को क्रिटिसाइज किया। तो कहीं ना कहीं ऑथर कौन है? ये प्रभास रंजन साहब हैं, जो कि इनडायरेक्टली बेसिकली अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस रिलेटिव हार्मनी के दौर में हमें डेमोक्रेसी का बढ़ता हुआ एक रूप दिखाई दिया, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, एक्सेप्ट किया लोगों ने, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में एक समझ बनी, सोच बनी, जहां पे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस खूब सारे क्रिएट किए गए, इंटरनेशनल कोर्ट्स बनाए गए रेफरी की तरह। यानी कि यहां पे हमको दिखता है बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का सोर्स कहां से आ रहा है? यूएन चार्टर से आ रहा है। इंटरनेशनल लॉ का सोर्स यूएन चार्टर से हमें देखने को मिल रहा है और यूएन चार्टर में बेसिकली मल्टीलैटरलिज्म को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? मल्टीलैटरलिज्म को जन्म दिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, इंटरनेशनल कोर्ट बनाया, इंटरनेशनल कोर्ट बनाया। ठीक, लेकिन हो क्या रहा है कमिंग टाइम्स में? डिसरिगार्ड ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रशिया कर रहा होगा, ये बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे वो नाटो को बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे वो इराक के इन्वेजन को बताते हैं। और पता है आपको क्या कहते हैं? कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो अप्रोच रख रहा है, किसकी तरफ अप्रोच रख रहा है? टुवर्ड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी ऐसी नहीं है कि दूध की धुली हैं। तो डिसरिगार्ड हो रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर का इनके द्वारा। अब करंट टाइम्स में चैलेंजेस क्या हैं? करंट टाइम्स में चैलेंजेस अगर दुनिया में देखें इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को, तो दो देश दे रहे हैं। अच्छा, चाइना और रशिया के बारे में बड़ी बढ़िया बात कहते हैं ऑथर। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि चाइना और रशिया दो ऐसे देश हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम नहीं करता है। चाइना इंटरनेशनल लॉ को इंस्ट्रूमेंट समझता है जिसका इस्तेमाल वो अपने स्टेट के लिए, अपने लिए कर सकता है। और ये बिल्कुल अपोजिट है जो कि रूल ऑफ लॉ थियरी कहती है लिबरल डेमोक्रेसीज में। रूल ऑफ लॉ थियरी क्या कहती है कि जो कानून है वो कानून सभी के लिए है और लॉ का फंक्शन बेसिकली पावर अनकंट्रोल्ड ना हो जाए उसको कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन चाइना और रशिया दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने फेवर में इस्तेमाल किया जा सके। तो आज ऑथर कह रहा है कि हमें चैलेंज क्या है, खतरा क्या है कि आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम पहुंच गए हैं जहां पे सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखने को मिल रहा है। आज मेजर पावर्स एक दूसरे की गर्दन पकड़ के बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल लॉ में एक ग्राउंड रियलिटी का नया चैलेंज, कैपिटलिस्ट और लिबरल फोर्सेस का कम होना, कमजोर होना, कैपिटलिस्ट और लिबरल फोर्सेस का कमजोर होना और ऑटोक्रेटिक चाइना और रशिया का एक्सपैंड करना। जो अमेरिका या वेस्ट का वेस्टफेलियन नोशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वेस्टफेलियन नोशन का मतलब होता है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, स्टेट इंडिपेंडेंट है इंटरनेशनल इंटरफेरेंस से। आज वही एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है जिसने इंटरनेशनल रूल को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट को इतना बड़ा बताया, आज चाइना और रशिया ने उसको बेसिकली एक गेम में बदल दिया है जहां पे वो नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कैसे नहीं इंटरनेशनल लॉ मोल्ड होगा हमारे हिसाब से, चाइना और रशिया यहां पे ये कह रहे हैं। तो ऑथर आपको ये कह रहा है कि ये जो विजन का क्लैश है ना, इंटरनेशनल लॉ पे जो विजन है, अप्रोच है, उस पे जो क्लैश है ना, 2023 में ये शार्प होने वाला है और क्राइसिस डीप होने वाली है। तो यहां पे ऑथर बेसिकली
ये आपको बताया ना, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अमेरिका उसके अपीलेट बॉडी मेंबर्स को अपॉइंट नहीं कर रहा है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा दोस्त, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अपीलेट बॉडी को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए कि अमेरिका ब्लॉक कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मल्टीलेटरल ट्रेड को सपोर्ट करता है, मल्टीलेटरल ट्रेड को सपोर्ट करता है, वो भी आप समझ सकते हैं। यू कैन राइट, प्रिपेयर योर राइट अप ऑन दिस। राइट, अमेरिका ने अभी डिसीजन लिया क्या कि अपने जो एनर्जी ट्रांजिशन करना है, उसको ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करना है, तो वो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को पता है क्या करेगा, सब्सिडी देगा। पूरी दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज से वो लड़ाई लड़ रहा है कि अमेरिका कहता है कि ये इंडिया इतना ज्यादा सब्सिडी एग्रीकल्चर में क्यों दे रहा है, ब्राजील इतना ज्यादा सब्सिडी क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई उनको जरूरत है इसलिए दे रहे हैं वो देश। लेकिन अमेरिका अपनी कंपनीज को खुद सब्सिडियाज देने की नौबत पे आ गया है। यानी कि इंटरनेशनल लॉ को तुम तुम्हारे हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हो, उसका इंटरप्रिटेशन भी तुम तुम्हारे हिसाब से देना चाहते हो। यहां पे ऑथर इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा है और कह रहा है कि ये पूरी इकोनॉमी में लॉलेसनेस होने वाली है, वर्ल्ड इकोनॉमी में लॉलेसनेस होने वाली है अगर इसको रोका नहीं गया। और उसके बाद तीसरा खतरा ऑथर आपको यहां पे बता रहा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और जायर बोल्सोनारो जैसे लोग लीडर्स हैं, वो भले ही ऑफिस में नहीं हैं, लेकिन चैलेंजर्स अभी भी पॉपुलिस्ट हैं। पॉपुलिस्ट का मतलब देश की आवाम खड़ी हो जा रही है कहने के लिए कि इंटरनेशनल लॉ हमारे खिलाफ है। तो हंगरी, टर्की, पोलैंड, इजराइल के जो आज राजनेता लोग हैं, वो बेसिकली अपने लोगों के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो फॉरेन लॉ को बेसिकली कह रहे हैं कि ये लॉ हमारे लिए खतरनाक है, तो हम उस इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंटरनेशनल लॉ में पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं आनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ लॉ है, और कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ को आज कोऑर्डिनेशन का एक मियर टूल बना दिया गया है, जबकि बेसिकली कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए थी। आज कोऑर्डिनेशन की बात है। जब तक हमारा उल्लू सीधा हो सकता है, हम इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे। अगर हमारे देश के लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ मेरे फेवर में नहीं है, तो हम उस इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानेंगे। यह खतरा हो गया है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। अब हर देश एक दूसरे के साथ एंगेज करने की बजाय एस्ट्रेंज कर रहा है, अलग जा रहा है। पॉपुलिस्ट सोच, आम जनता जो लार्जली सोच रही है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल कोर्ट्स को खतरा देंगे, क्योंकि यहां के राजनेता डोमेस्टिक लॉस को बनाएंगे अपने देश की एथनिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए। ये कहते हैं कि वो प्योर पीपल हैं और इंटरनेशनल लॉ को अंडरमाइन करेंगे। तो यहां पे अगर हमें सुझाव देना है, व्हाट सजेशंस देना है, एट लास्ट आपको पता है एडिटोरियल में हम सजेशंस देते हैं। आपका 1 मिनट और लूंगा मैं। क्या कर सकते हैं हम इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए? व्हाट कैन वी डू? जो चैलेंजेस हैं उन्हीं में आंसर लाई करता है। चैलेंजेस क्या हैं कि यूएन चार्टर एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज्ड एंड इमीडिएट डेलिब्रेशंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंक्रीज्ड और इमीडिएट डेलिब्रेशंस होने चाहिए ऑन इंटरनेशनल कंसर्न। तुरंत डिस्कशन होना चाहिए। तो क्या नहीं होता है? अभी भी होता है। कुछ चीजें हम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सटेनिंग, आज क्या कंट्रीज करती हैं? वोट देने से मना कर देती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज, है ना, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज शुड बी गिवन अवे। क्योंकि वही कंट्रीज वोट करने से पीछे हट जाती है जिसका मत मैटर करता है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वीक हो जाता है, क्योंकि लोग वोट ही नहीं करते, तो उनका स्टैंड क्लियर ही नहीं होता। सेकंड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमेशा एक्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। कैसे एक्ट करना चाहिए? इंडिपेंडेंटली।
और किसी भी तरह का ब्लॉकेड कंडेम करना चाहिए वर्ल्ड एट लार्ज को। ग्लोबल सेंसिटिविटी जो है, क्या है? ग्लोबल सेंसिटिविटी ऑफ सिटीजन्स, ग्लोबल सेंसिटिविटी ऑफ सिटीजन्स इन्हांस होनी चाहिए। ये सेंसिटिविटी आप इन्हांस कैसे कर सकते हैं? पीपल्स पार्टिसिपेशन से। पीपल्स पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर के बाद डिसरिगार्ड का, कानून का डिसरिगार्ड हम कब करते हैं? जब हमें पता ही नहीं हो कि कानून हमको प्रोटेक्ट करने के लिए है कि हमारे विपरीत है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इनहांस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ले आइए ना। और एट लास्ट आप पता है क्या कह दोगे? एट लास्ट आप कह दो, इंडिया ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अपनी G20 की 2023 समिट में रखा है। क्या? वासुदैव कुटुंबकम। इफ द वर्ल्ड विल फील दे आर वन बिग फैमिली, प्रॉब्लम आएगी नहीं ना, परिवार की बात आपस में बातचीत करके रिजॉल्व हो जाएगी ना। तो वासुदैव कुटुंबकम की विचारधारा जो है ये इनहांस की जा सकती है। अब ये सजेशंस 100% सही नहीं होंगे। अरे पूरी दुनिया जब आज डिसाइड नहीं कर पा रही कि इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या सुझाव दें? लेकिन हम अपनी समझ में इकोनॉमी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 सुझाव आपको सजेस्ट कर रहे हैं। कैसा लगा एडिटोरियल एनालिसिस? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले दिन के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस में।